न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का थर्ड चैप्टर जो था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले। फर्स्ट पार्ट में हमने फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो सब पढ़ लिया है और एक्सपेरिमेंट भी कर दिया, टेबल लिख दिया था। अब केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल चेंजेस हम किस में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस में लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देख लो केमिकल इक्वेशन। लेट अस फर्स्ट लुक एट द केमिकल रिएक्शंस इन द एक्टिविटी 2 अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। यानी कि जो दूसरी हमें एक्टिविटी की थी, देख लो कि ऐड जिंक डस्ट इनटू कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन, इसमें तो उसमें क्या फॉर्म हो गया देख लो, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4 तैयार होता है इस फॉर्म ऑन द एडिशन ऑफ जिंक एंड ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आपको यहां पर देख लो ये याद रखना है कि जिंक जो सल्फेट होता है उसका कलर क्या होगा, कलरलेस, और कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। इसलिए हमने क्या किया था वो कि ब्लू टू कलरलेस ऐसे लिखा था ना, कलर चेंज इफ प्रेजेंट ऐसे था। दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन ब्रीफ। अब छोटे फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसमें, तो देख लो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इवेपोरेटिंग डिश में लिया था, एक्वियस सॉल्यूशन था वो, उसमें क्या डाल दिया हमने, जिंक डस्ट। उसमें क्या डालेंगे, जिंक डस्ट। इन दोनों को एडिशन करेंगे, इसके लिए उनके बीच प्लस। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जहां पर कॉपर सल्फेट था उसकी जगह जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और कॉपर के पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। अब इतना बड़ा हम लिख सकते हैं क्या हर एक बार रिएक्शन, तो नहीं। दिस सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स। अब ये वर्ड्स में लिखा है इस केमिकल रिएक्शन को, तो इसलिए इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अ वर्ड कैन बी रिटन इन फर्दर कंडेंस फॉर्म। अब वर्ड इक्वेशन जो होता है उसे हम कंडेंस यानी कि छोटे से फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाय केमिकल फॉर्मूले एज फॉलोज। तो उनके केमिकल फॉर्मूलाज यूज करके, तो वो कैसे करेंगे देख लो। अब कॉपर सल्फेट के लिए लिखते हैं हम CuSO4 एंड जिंक डस्ट के लिए लिखते हैं Za। वहां पे अब एरो निकालना है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4, कॉपर के लिए Cu। ये था हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब एरो क्या है, एडिशन क्या है, सब आगे है हमें। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस फॉर्म, यानी कि छोटे से फॉर्म में हम जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं जिसे हम केमिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला इट्स कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा जो इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है वो वर्ड इक्वेशन है। इन द अबव इक्वेशन कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 एंड जिंक, इन दोनों की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देख लो रिएक्टेंट्स है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट्स। दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म कॉपर पार्टिकल Cu एंड द सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट। और इनकी रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म होता है, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर पार्टिकल्स। तो जो फॉर्म होता है वो होता है प्रोडक्ट, एज द प्रोडक्ट हैविंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि CuSO4 और जिंक की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इनसे अलग होगी, ZnSO4 एंड कॉपर से। The ionic bond in the reaction CuSO4 breaks and the ionic bond in the product ZnSO4 is formed. अब देख लो ये जो SO4 होता है सल्फेट, उसका पहले कॉपर के साथ आयनिक बॉन्ड था, वो ब्रेक होता है और सल्फेट का बॉन्ड होता है रिएक्शन के बाद जिंक के साथ, तो जिंक के साथ आता है SO4 यानी कि ZnSO4 तैयार होता है। अब कुछ नियम होते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन के, तो वो देखते हैं। देख लो क्या कि कौन कौन से नियम है जब हमें कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट इन द केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। देख लो रिएक्टेंट्स कौन से साइड में होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट राइट साइड में। एरो के देख लो, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है, एरो की लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट, और एरो के राइट बाजू में जो होंगे उसे वो होते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो आपको याद रखना है
कि राइट में प्रोडक्ट होने चाहिए और लेफ्ट में रिएक्टेंट। अब आगे, एन एरो हेडिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट, और एरो का हेड जो होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, इज ड्रॉन इन बिटवीन देम, दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो क्या करता है, रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है कि पहले कौन सा था और कहां से कहां गया। यानी कि यहाँ पे देख लो एरो है ZnSO4 की तरफ, यानी कि पहले CuSO4 Zn था, उसकी रिएक्शन के बाद A फॉर्म हो गया। सेकेंड है, इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर 2 और मोर, जैसे कि ऊपर थे CuSO4 एंड जिंक, तो एक दो और दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट होंगे तो क्या करना, दे आर लिंक विथ प्लस साइन इन बिटवीन देम, तो उनके बीच हमें प्लस साइन डालना है, जिसके हमने CuSO4 प्लस Zn ऐसे लिखा था। फॉर एग्जाम्पल इन द इक्वेशन 2 अ प्लस साइन इज ड्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट CuSO4 और जिंक और CuSO4 के बीच हमने प्लस साइन डाला है। सिमिलरली अ प्लस साइन इज ड्रॉन बिटवीन द प्रोडक्ट ZnSO4 एंड Cu, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में भी वैसे ही करना, दो से ज्यादा होंगे तो उनके बीच भी हमें प्लस साइन डालना है। अब थर्ड वन देख लो, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि अब केमिकल इक्वेशन की ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो उसकी हम फिजिकल स्टेट्स भी बता सकते हैं। अब फिजिकल स्टेट्स बताने हैं कि जैसे कि देयर गैसियस, लिक्विड, सॉलिड स्टेट्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द लेटर GLS, यानी कि गैसियस स्टेट दिखानी है तो आपको G लिखना होता है, लिक्विड स्टेट के लिए L लिखना होता है और सॉलिड स्टेट के लिए S लिखना होता है रिस्पेक्टिवली इन द ब्रैकेट्स में लिखना है। मोरओवर, if the product is gaseous, instead of G it can be indicated by the arrow pointing upward, यानी कि upward arrow भी हम निकाल सकते हैं gaseous के लिए। If the product is formed is insoluble solid, यानी कि जो soluble नहीं है, कौन सा aqueous solution होगा उसके साथ solid नहीं है, उसके नीचे वो solid जमा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, in the form of precipitate। तो अगर हमें precipitate दिखाना है देन इंस्टेड ऑफ S, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में होता है तो S नहीं बोलेंगे, अब तो उसकी जगह हम इंडिकेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एरो से उसे इंडिकेट करते हैं। प्रेसिपिटेट के लिए क्या होगा देख लो, डाउनवर्ड एरो। व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, दे आर सेड टू बी प्रेजेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन स्टेट। जब रिएक्टेंट्स नहीं तो प्रोडक्ट अब कौन से स्टेट में है, वाटर में मिक्स है, तो वो होते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। This state is indicated by putting a letter AQ in bracket after their formula। तो हमें अगर aqueous state बतानी है तो ब्रैकेट में AQ लिखना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल भी दिया है, thus the equation 2 is written as equation 3 shown below। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 3 बनाएंगे, देख लो aqueous solution of copper sulfate था तो CuSO4 लिखेंगे, उसके आगे ब्रैकेट में AQ यानी कि aqueous solution। Zn सॉलिड था इसलिए ब्रैकेट में S। उसके बाद क्या रिएक्शन हो गई, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 के लिए जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 लिख दिया और एक्वियस था Q और कॉपर के सॉलिड पार्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। बहुत ही IMP है, कैसे लिखना होता है आपको। देन फोर्थ वन, व्हेन हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन। अब जैसे कि पहले जो रिएक्शन थी हमारी हाई फ्लेम पे लो फ्लेम पे, उसमें क्या किया हमने, बाहर से हीट दी उन सब्सटेंस को जो रिएक्शन में भाग ले रहे। तो व्हेन हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग अ रिएक्शन इट इज इंडिकेटेड बाय द ट्रायंगल रिटन अबव द एरो, यानी कि इसे डेल्टा भी बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं। डेल्टा साइन निकालना होता है, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इस एरो के ऊपर हमें डेल्टा निकालना है, यानी कि इसका मतलब होता है कि रिएक्शन में हीट देनी पड़ रही है, उसे हीट करना है। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन इन विच स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन। पहले हमने वही किया था ना कि इवेपोरेटिंग डिश में स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन लिया था और इसे इवेपोरेटिंग डिश में गर्म किया था, तो CaCO3 को हमने हीट किया, यानी कि ट्रायंगल हीट करना, यानी कि डेल्टा लिखना एरो के ऊपर। उससे क्या हो गया, CaO सॉलिड था और CO2 गैस हो गया, इसके लिए अपवर्ड साइन बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। Similarly, the fact that is heat is released during the reaction between aqueous solution of copper sulfate and zinc। अब जो सेकेंड रिएक्शन थी हमारी जिंक और कॉपर सल्फेट की, उसके बीच क्या होता है, उसे हीट देनी नहीं पड़ती। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उससे हीट हमारे
बाहर आती है, रिलीज होती है। तो हीट देने के लिए तो हम ट्रायंगल के ऊपर डेल्टा निकाल रहे हैं, मगर जब हीट रिलीज होती है तब क्या लिखते हैं? तो देख लो, CuSO4 aqueous solution and Zn solid solution gives out, इस एरो के क्या बोलेंगे हम? gives out ZnSO4 aqueous solution प्लस कॉपर, सॉलिड कॉपर प्लस हीट। यानी कि हीट कहाँ पे लिखना है? प्रोडक्ट की तरफ। अगर हमें मिल रही है हीट, रिलीज हो रही है, तो प्रोडक्ट की तरफ राइट हैंड साइड को हमको हीट लिखनी है। देन फिफ्थ वन, it is necessary to fulfill certain conditions like specific temperature, pressure, catalyst etc. कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर ही पर ही, कुछ स्पेसिफिक प्रेशर पर ही कुछ रिएक्शंस अकर होती है, उनमें कुछ कैटेलिस्ट यूज करने पड़ते हैं। तो अब इसे कैसे इंडिकेट करेंगे? तो दिस कंडीशन आर इंडिकेटेड बिलो और अबव द एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इस एरो के ऊपर और नीचे वो हमें इंफॉर्मेशन भरनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। जब वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन होती है 60 डिग्री पर, किसके साथ? हाइड्रोजन के गैस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ANI कैटेलिस्ट, निकेल कैटेलिस्ट होता है, एंड इज रिटर्न एज फॉलोज। अब इसे लिखेंगे कैसे? वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन होगी, तो वेजिटेबल ऑयल यानी कि लिक्विड, हाइड्रोजन गैस यानी कि गैस, तो यहाँ पे G। एरो के ऊपर इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखनी है, 60 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, कैटेलिस्ट कौन सा यूज करना है? ANI। उसकी वजह से हमें वनस्पति घी यानी कि डालडा मिलता है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। ये होगा हमारा इक्वेशन 6। अब सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट, स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन बिलो द फॉर्मूला। अब रिएक्टेंट और फॉर्मूले की हमें स्पेशल इंफॉर्मेशन भी हम उसके नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब कॉपर यानी कि Cu, इसके अगर हमने नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, अब ये क्या है? एक्वियस है, यानी कि पानी के साथ है, मगर कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस एसिड के नीचे हमें लिखना होगा कॉन्सेंट्रेटेड। गिव्स रेडिश कलर पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है? पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर मेन है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया है, डाइल्यूट एसिड लिया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको एसिड के नीचे, बेस के नीचे इसे लिखनी है। However, on reaction with dilute nitric acid, अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की अगर रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट इज फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, यानी कि कॉपर की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? देख लो, CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये थे सारे हमारे राइटिंग द केमिकल इक्वेशन के बारे में सब पॉइंट्स, बहुत ही आसान थे सब। अब इसके लिए आपको एक ट्राई दिस दिया है, तो बच्चों देख लो, अब 2020 के लिए जो इस कोरोना की वजह से आपको ट्राई दिस वाला कोई भी पोर्शन नहीं है, मगर एक सिखाने वाला हूं मैं, ये आप पढ़ते जाओ, थोड़ा ही देर लगती है, सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए यानी कि पेपर्स के लिए नहीं आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। एपरेटस क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क एंड बैलेंस। बैलेंस यानी कि उसका वेट मेजर करने के लिए लगता है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट लेना है आपको। प्रोसीजर देख लो क्या है। टेक सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन ए कोनिकल फ्लास्क। अब इस कोनिकल फ्लास्क में हमें सोडियम क्लोराइड NaCl का सोल्यूशन लेंगे। अब उसके आगे क्या करेंगे? तो एंड सिल्वर नाइट्रेट तो हमें लेना है इस टेस्ट ट्यूब में। टाई अ थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब एंड इंसर्ट इट केयरफुली इनटू द कोनिकल फ्लास्क। एक थ्रेड को यानी कि इस टेस्ट ट्यूब को थ्रेड आप टाई करो और उसको धीरे से उस कोनिकल फ्लास्क में डाल दो। मेक द कोनिकल फ्लास्क एयर टाइट यानी कि उसका ऊपर कॉक लगा देना है, जिसकी वजह से वो रबर कॉक की वजह से एयर टाइट हो जाती है, उसके अंदर एयर एंटर नहीं कर सकती। अब थर्ड वन, वेट द कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ बैलेंस। अब बैलेंस की यूज करके हमें उसका वेट मेजर करना है इन दोनों का, मगर जो टेस्ट ट्यूब है वो सीधी होनी चाहिए, इन दोनों की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अब उनका मेजरमेंट देख लो कितना आ गया वेट, 300.23 ग्राम। नाउ टिल्ट द कोनिकल फ्लास्क। अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा? इस जो सिल्वर नाइट्रेट था टेस्ट ट्यूब में
वो नीचे गिरेगा और सोडियम क्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन होगी। वेट द कोनिकल फ्लास्क अगेन, और रिएक्शन के बाद वापिस देख लो, यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया, यहाँ वापिस वेट आप मेजर करो तो उतना ही वजन आता है जितना पहले था, रिएक्शन से पहले था। विच चेंजेस डू यू फाइंड, तो कलर तो चेंज हो गया था। इनसॉल्युबल फॉर्म क्या होता है, क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है क्या। वॉज देयर एनी चेंज इन द वेट, तो वहां पे जो कोई भी चेंज नहीं होता वेट पे। अ वर्ड इक्वेशन इज रिटन फॉर द अबव एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी के लिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की वर्ड इक्वेशन देख लो। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स आउट, सिल्वर क्लोराइड उल्टा करने का है, देख लो सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, ऐसे एक दूसरे के साथ मिल घुल जाते हैं। देख लो सिल्वर नाइट्रेट, बहुत ही बड़ा ब्रश हो गया है, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट ऐसे। द अबव वर्ड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन सिल्वर नाइट्रेट के लिए AgNO3 एक्वियस होगा एंड NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब AgCl के साथ जाएगा और AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। देख लो डाउनवर्ड एरो एंड NaNO3 जो होता है सोडियम नाइट्रेट, एक्वियस फॉर्म होगा और वेट का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पहले रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। अब सिल्वर नाइट्रेट जो लिया था हमने इज यूज इन द वोटर इंक, यानी कि जब आप वोटिंग करते हो, आपकी एज तो नहीं होगी मगर आपने देखा तो वोटिंग के बाद उनके नेल पे इंक लगाई जाती है, तो वो इंक जो होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है। ओके, तो यहां पर हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।